ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 को यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज में अपने पास में 3 भाग जो हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, या हम ये कहें कि इसके 3 पॉइंट जो हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, उससे रिलेटेड बेसिक जानकारी कुछ हमने उस टॉपिक में कंप्लीट की है। उसके बाद हमारे पास भाग नंबर 2 जो था उसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। और जस्ट इससे पहले वाला जो भाग अपना हुआ है उसमें हमने मिरर के बारे में जाना था कि मिरर क्या होता है, उसके पीछे पॉलिश किसकी की जाती है, और हमने जाना था समतल दर्पण के लिए कि प्लेन मिरर होता क्या है, उससे जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की होती है, प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ये समतल दर्पण के लिए हमने कंप्लीट अध्ययन इससे पहले वाले भाग में किया है। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे पास चैप्टर का पीछे वाला जो भाग है उसको आप जरूर से कंप्लीट कीजिए, ताकि अब हमारे पास जो भी टॉपिक आने वाले हैं वो आपके आसानी से कंप्लीट हो सके। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि साइंस में आगे का जो भी पॉइंट होगा वो उसके पीछे वाले पॉइंटों से ही रिलेटेड होता है और उसी की कड़ी में वो आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आप इसके पहले वाले टॉपिकों को जरूर से कंप्लीट कीजिए। आज हम मिरर वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं और मिरर में आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके स्फेरिकल मिरर का रहेगा, यानी गोलीय दर्पण का। तो टॉपिक आप यहाँ पर डाल लीजिए, वैसे ही आपको नोट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और बाकी आप साथ के साथ नोट जरूर से करते जाइए। टॉपिक अपने पास में है गोलीय दर्पण। इसमें हमने जाना भी था कि एक कर्व के रूप में अगर आपके सरफेस है और उसके एक साइड में पॉलिश की हुई हो तो उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो वो जो आपके कर्व वाला जो भाग रहने वाला है वो किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ हिस्सा होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो हम ये कह सकते हैं कि किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग जिसके एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाती है। और पॉलिश किसकी की जाती है? सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, यानी वो लगभग 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। एल्यूमिनियम का भी हम लेपन वहां पर कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो सिल्वर जितना परावर्तक नहीं होता है। ठीक है, तो परिभाषा तो आपकी क्लियर हो गई कि जब किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले के एक कटे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली व्यवस्था को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है? गोलीय दर्पण जो है वो आपके 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपने पास में है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम इसको कहेंगे और इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण में पहला मिरर अपने पास में अवतल दर्पण है और सेकंड जो अपने पास मिरर है वो अपने पास में है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये गोलीय दर्पण में 2 भाग प्राप्त होते हैं। यहां पर एक खोखला गोला लिया गया है और उसके एक भाग को काटा गया। मान लीजिए इसके इस पार्ट को यहां से काट दिया गया है। ठीक है, ये हिस्सा जो है वो इसका यहां पर से काटा हुआ है और इसके एक काटे हुए भाग पर यानी या तो इस साइड में या इसके भीतर की ओर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाती है। तो वही भाग अपने पास में गोलीय दर्पण कहलाता है। बाकी के हिस्से को हम अलग कर देते हैं तो अपने पास ये हिस्सा बन गया कुछ ऐसा। ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये एक हिस्सा ले लिया हमने और इसको अलग कर दिया। तो यहां पर अगर इसके इधर की साइड में पॉलिश कर दी जाती है तो इसका मतलब इसका ये जो धसा हुआ हिस्सा है यानी अंदर की साइड का ये जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा, यानी जो किरणें आपतित होंगी वो इधर की ओर होंगी और इससे ही टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होंगी आपके पास। तो यहां पर कोई किरण आपतित होगी
और यहां से टकरा के वो इधर की ओर जाएगी या इधर की ओर जाएगी, किस ओर जाएगी वो फिर हम परावर्तन के नियम के हिसाब से देखेंगे। लेकिन इसके अंदर का जो धसा हुआ भाग है ना, वो काम करेगा आपके कौन से पृष्ठ का? परावर्तक पृष्ठ का। और इसके उभरे हुए भाग पर, यानी इस प्रकार से ले तो उभरे हुए भाग पर पोलिस हो और अंदर का धसा हुआ जो भाग है वो परावर्तक का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था हमें मिली है गोलीय दर्पण की, उस व्यवस्था को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसका मतलब आपके पास ये अवतल दर्पण बन चुका है, अवतल दर्पण। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यदि यहां पर अंदर के धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, अंदर के धसे हुए भाग पर, ये देखिए अंदर का धसा हुआ जो हिस्सा है हमने यहां पर इसको विपरीत कर दिया है और यहां पर किरण आपतित होगी इसके उभरे हुए भाग पर, और यहां से टकराने के बाद ये वापस इधर की ओर कोई सी भी साइड में जा सकती है। किस साइड में जाएगी अभी आपको बताया, परावर्तन के नियम से समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, यानी उभरा हुआ भाग, परावर्तक पृष्ठ। उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, जबकि धसे हुए भाग पर क्या की गई है? पॉलिश की गई है। इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश है, जबकि धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो ये जो हमारे पास गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ है, इस गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा। तो अब अपने पास में ये है कि ये जो मिरर है ना, ये मिरर इस गोले का हिस्सा है और इस गोले के केंद्र को यहां पर दर्शा देता हूं मैं किससे? सी से। इस गोले की रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ और इसकी रेडियस को मैं दर्शा देता हूं किससे? आर से। तो यहां पर आपके पास इस गोले का केंद्र सी है, इसकी रेडियस आर है और ये जो कटा हुआ जो भाग अपने पास में है, जिसमें ये पूरा हिस्सा जो है इसके ऊपर पॉलिश कर दी गई है, तो पॉलिश किया हुआ पूरा भाग जो है वो आपके पास में एक तरह से परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। या ये हो सकता है कि जितने भाग से यहाँ पर इस मिरर में परावर्तन होगा वह भाग जो होगा वो आगे चल के क्या कहलाएगा, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपकी बन जाएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर ले लेते हैं कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड मुख्य परिभाषाएं। टॉपिक अपना है गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। तो हमने यहाँ पर एक खोखले गोले का निर्माण कर लिया है और यहाँ पर ये जो खोखला गोला है उसका केंद्र जो है वो है यहाँ पर, मान लीजिए कि वो कितना है? सी है। ठीक है, सी इसका केंद्र है इस गोले का और इस गोले से एक हिस्सा काटा गया है और वो हिस्सा है, मान लीजिए कि ये हिस्सा इसका काटा हुआ है। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बच गया, जिसे कि अभी हमने जाना भी था। ये हिस्सा आपका हो गया ये वाला। एक और मिरर बनाना चाहेंगे तो उसको मैं इधर की ओर घुमा देता हूं, आप चाहें तो इस ओर भी रख सकते हैं। इधर की साइड में मैंने कर दी है पॉलिश। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ चुका होगा कि कौन सा मिरर ये बन चुका है। अगर इधर की ओर पॉलिश की हुई हो तो ये भी उम्मीद है कि ये कौन सा मिरर आपका बना हुआ होगा। ठीक है, ये आपके पास में हो गया कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। जबकि ये आपके पास में हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए ये अपने पास में है, तो एक तरह से मैंने इसी हिस्से को समझ लेता हूं। मिरर में आपके पास में जितने भाग से परावर्तन होगा, यानी आपतित किरण उस भाग पर आपतित हुई और वहां से उसका क्या हुआ? परावर्तन। तो जितने भाग से परावर्तन होता है मिरर के, तो उस भाग को उस मिरर का द्वारक कहा जाता है। तो पहली परिभाषा अपने पास यहां पर निकल के आ रही है, द्वारक। ठीक है, यहां पर द्वारक का मतलब हो गया कि दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग, बिल्कुल आराम से समझिए क्योंकि ये आपके गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ राशियां निकल कर आ रही हैं और इनका यूज हम आगे करने वाले हैं। तो
किस भाग को द्वारक बोला जाता है, क्या फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन सब को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं तो यहां पर उनको दर्शाने में कोई समस्या हमें नहीं आएगी और आगे का जो डेरिवेशन होगा बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। तो दर्पण का वह भाग जहां से परावर्तन होता है, जहां से परावर्तन होता है, द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। तो जितने भाग पर ये पॉलिश हो रही है परफेक्ट तरीके से, वही इसका द्वारक कहलाता है। इसको मैं दर्शा देता हूं M और N, यानी M से लेके N तक का जो भाग है ना, उसे हम कहते हैं उस मिरर का द्वारक। इसमें भी मैं M और N से दर्शा देता हूं। उम्मीद है कि आपको द्वारक के बारे में समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट अपने पास यहां पर मिरर से रिलेटेड है और उसे कहा जाता है ध्रुव यानी पोल, जिसे हम दर्शाएंगे P से। पोल क्या होता है, फोकस कीजिए कि आपके जो मिरर है उस मिरर का जो द्वारक है, तो आपके पास लगभग पूरा मिरर ही जो है वो द्वारक का काम करता है, तो उसका जो मध्य बिंदु होता है द्वारक का या मिरर का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को उस मिरर का पोल कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, वो इस मिरर का पोल होगा। इसमें आपके पास ये जो पॉइंट है वो इसका क्या होगा, पोल मध्य बिंदु। दो पॉइंट आपके समझ में आ चुके होंगे। तो सीधा सा मैं ये कह सकता हूं कि दर्पण का मध्य बिंदु या द्वारक का मध्य बिंदु। तो सीधा सा अपने पास में हो गया द्वारक का मध्य बिंदु। ये पूरा का पूरा द्वारक और इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, पोल। नंबर 3 पे आ जाते हैं और नंबर 3 पे अपने पास में है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसको कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि वह जो मिरर है, चाहे वो आपके कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जिस गोले के ये कटे हुए भाग हैं, यानी जिस गोले से काटकर इनको बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को ही उस मिरर का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये इस वाले गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसका ये जो केंद्र है ना, इस केंद्र को इस मिरर का, अगर आपने कॉनकेव मिरर बनाया तो कॉनकेव मिरर का वक्रता केंद्र, अगर आपने इसको अगर अंदर की साइड पॉलिश कर दी जाती तो आपके कॉन्वेक्स मिरर बन जाता, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का वक्रता केंद्र बन जाता। सीधा सा अर्थ है कि जो मिरर आपने लिया है यहां पर, तो वो मिरर जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले के केंद्र को ही उस मिरर का वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर 4 है वक्रता त्रिज्या। यहां पर आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको यहां पर दर्शाया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को दर्शाया जाता है किससे, R से। तो यहां पर रेडियस जो है वो इस गोले की बनेगी और इस गोले से एक हिस्सा आपका काटा हुआ है, उससे आपकी मिरर बनाया हुआ है। इसका मतलब वापस हम कह सकते हैं कि मिरर जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की रेडियस को ही उस मिरर की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या तो लग रहा है गोले का, लेकिन मिरर के लिए क्या यूज करेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। गोले का होता है केंद्र, गोले की होती है त्रिज्या, लेकिन मिरर के लिए हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहां आपके पास ये क्या बन गया, इसका एक तरह से पोल। ये आपके पास क्या हो गया, M और N, यानी इसका द्वारक। तो यहां इसके केंद्र से परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है उसको दर्शा दिया हमने R से। तो सीधा सा है कि आपके पास C और P के बीच की जो दूरी होगी ना, वो किसके बराबर होगी, R के बराबर। यानी केंद्र और परिधि के किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे ही तो हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं।
यहाँ मिरर की बात हो रही है तो इस त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। तो सीधा सा आप ये भी कह सकते हो कि किसी दर्पण के लिए वक्रता केंद्र व पोल के बीच की दूरी को भी हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बाकी ये सभी परिभाषाएं जो हैं इनके नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बताया हुआ है कि आपके 12th क्लास की फिजिक्स के सभी चैप्टरों के जो फॉर्मूले हैं उनकी पीडीएफ जो है वो ई बुक के रूप में है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस मिरर की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो 4 परिभाषाएं हमने यहां पर समझी हैं, उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह आर होगा, कौन सी जगह पी होगा, कौन सा पॉइंट आपके सी का काम करेगा और कौन सा आपके द्वारक होगा, यह आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी बात करते हैं तो मान लीजिए कि इसका वक्रता केंद्र यहां पर, यानी इसको अगर मैं गोले के रूप में मानूं तो इसका केंद्र यहां तक पहुंच रहा है। इसको अगर मैं गोले की फॉर्म में लेता हूं तो मान लीजिए इसका केंद्र यहां तक है, ये हो गया सी, और ये आपके पास में हो गया क्या, इस गोले की रेडियस, और ये हो गई इस गोले की रेडियस। तो इसको मिरर की बात करूंगा तो इसको बोलूंगा मैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब 5वें नंबर की बात करते हैं, तो 5वें नंबर पे ले लेते हैं हम यहां पर मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास में क्या है कि वक्रता केंद्र और पोल से होकर गुजरने वाली रेखा को, सी और पी से होकर गुजरने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सी तो देखो ये रहा, पी आपकी ये रहा, तो इससे होकर जाने वाली जो रेखा आएगी ना, इसको ही हम कहते हैं इस मिरर की, जिसका ये काट के जो मिरर बनाया उसकी मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष किसकी, मिरर की। इसकी बात करें तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो इस मिरर के लिए ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। यहां से इसको पार करते हुए लाइन भेज देते हैं, तो यह आपके पास में हो गई इस मिरर की उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष। पोल और सी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो फिलहाल आप यहां तक का कर लीजिए नोट, फिर इसके बाद में देखते हैं इसकी कुछ और परिभाषाएं, फिर जानेंगे हम यहाँ पर मिरर से संबंधित चिन्ह परिपाटी नियम को। आगे हम जानेंगे यहाँ पर इनकी इमेज कैसे बनेगी, किस प्रकार से इमेजें बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन से मिरर से बनेगा, आभासी किससे बनेगा। फिलहाल आप इसको यहां तक कीजिए नोट। परिभाषा नंबर 6 को अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और परिभाषा 6 पर अपने पास में है मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस। किसी भी मिरर का क्या बोलेंगे, फोकस या मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई मिरर पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर इस मिरर पर आपतित होती है, तो वहां पर जब ये आपतित होगी तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको बताया हुआ है कि परावर्तन के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, आपतन बिंदु पर अभिलंब का निर्माण करना है। ठीक है, और तीनों जो पॉइंट वहां पर थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए थे। तो आप यहां पर देखिए, ये जो सरफेस यहां पर है, अगर इस प्रकार से आपके प्लेन होता तो इसका अभिलंब इस प्रकार से होता बाईं ओर। अब आपके ये जो पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार से मुड़ चुका है, तो आपके पास इस जगह पर अगर मान लो कोई किरण आपतित हो रही है, तो यहां से अभिलंब की बात करूंगा तो ये पृष्ठ कुछ ऐसे घूमेगा, तो 90 डिग्री पर देखिए आप यहां पर अभिलंब नीचे की ओर आ रहा है। अगर यही पृष्ठ आपके इस साइड में घूमता तो ये अभिलंब जाता ऊपर की ओर। तो आपका ये वाला जो पृष्ठ है जो इधर की ओर मूव कर रहा है, तो आपकी अभिलंब किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। इधर से बात करेंगे तो नीचे की ओर। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो इसका अभिलंब जाएगा ऐसे, यहां पर आपके पास अभिलंब ऐसे घूम रहा है,
यानी ये वाली पोजीशन प्लेन के लिए ऐसे, और जब ये मूव करेगा तो आपके अभिलंब ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। तो इस जगह की अगर मैं बात करूं तो इसका अभिलंब जो है वो आपके इस प्रकार से गुजरेगा, और अभिलंब से जितने कोण पर किरण आपतित होगी उतने कोण से ये यहां पर परावर्तित होगी। इसका अभिलंब जो है वो है आपके यहां पर इस सतह के 90 डिग्री पे। तो आपतित किरण इधर है, तो और जब ये इधर की ओर लौटेगी तो ऐसा लगेगा कि ये इसके पीछे से इस बिंदु से आ रही है, इसमें इस बिंदु से होकर जा रही है। तो कॉनकेव मिरर में तो परावर्तित किरण जो है वो मुख्य अक्ष से होकर गई है, जबकि इसमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर हम हैं तो ऐसे लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, जबकि गई है इधर की ओर से और लौटी है इधर की ओर। तो इस साइड में जब जाएगी तो वहां पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि किरण जो है वो उसके सीध से आ रही है, क्योंकि प्रकाश किरण तो है वो सीधी सरल रेखा में गति करती है। तो यहां से ये जो बात हम कर रहे हैं मुख्य फोकस की या सिर्फ फोकस की, तो इसका मतलब आपके ये निकल कर आता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर मिरर पर आपतित होती है और वहां से जब वो परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कौन से मिरर के लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु से, जबकि कॉनकेव मिरर के लिए उस बिंदु से गुजरती है। तो उस बिंदु को उस मिरर का फोकस कहा जाता है, या मुख्य फोकस बोल दीजिए या फोकस बोल दीजिए या फोकस बिंदु बोल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको फोकस के बारे में समझ में आया होगा। यहां पर ध्यान देना कि अगर ये रेखा ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है, अभिलंब तो आपका अभी भी यही रहने वाला है, इसी प्रकार से रहेगा इस बिंदु पर, लेकिन आपके अब ये जो किरण होगी जितने कोण से आपतित हुआ है यहां पर उतने ही कोण से बनाती हुई वापस लौटेगी इधर की ओर। तो अब आपकी ये किरण जिस बिंदु से गुजरेगी वो इसका फोकस बिंदु नहीं होगा। फोकस बिंदु हम उसे कहेंगे जब वो समांतर जाएगी किसके? मुख्य अक्ष के। यहां पर कोई जरूरी नहीं कि ये जो किरण है वो इस मुख्य अक्ष के ऊपर से ही जाए। मान लीजिए कि ये किरण आपके नीचे से गई है, मुख्य अक्ष के नीचे से, तो अब आपके इसका अभिलंब जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ये जितने कोण से आई है उतने कोण से आपकी इधर से और गुजरेगी, इसका मतलब वापस वो इसी बिंदु से गुजरती है। ये किरण अगर ऐसे गई है तो इसका अभिलंब इधर की ओर रहेगा, और ये आपके पास में जो परावर्तित किरण है वो कुछ ऐसे गुजरेगी आपके पास में, और ये ऐसे लगेगा कि कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहां नेक्स्ट परिभाषा अपने पास में है 7, फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे हम कहेंगे, और इस फोकस को दर्शाया जाता है कैपिटल एफ से, जबकि फोकस दूरी को दर्शाया जाता है स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ इसको कहा जाता है, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ इसको हम कहेंगे। तो ये अपने पास वो दूरी है जहां पर मुख्य फोकस बनता है, यानी फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी, ये वाली डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां पर हो गया एफ व पी के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। जैसे इसको समझे, यहां पर एक किरण आपतित हुई, यहां से ये लौटी है, तो ये बिंदु आपके फोकस होगा। ये किरण आपतित हो गई तो इस F और इस P के बीच की दूरी को F कहेंगे, C और P के बीच की दूरी को R कहते हैं। तो उम्मीद है फोकस दूरी भी आपको समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट अपने पास हम और ले सकते हैं, और वो अपने पास में है फोकस तल। फोकस तल, तो फोकस तल क्या होता है कि एक ऐसा तल जो कि फोकस से गुजरता है और वो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो
तो मुख्य अक्ष आपकी ये है, टैब से ये तल गुजरेगा तो मान लीजिए आपके पास सतह बन गई, एक तल बन गया, और ये तल है कुछ ऐसा, यानी फोकस के ऊपर है कुछ ऐसा, जो कि मुख्य अक्ष के क्या होगा, जैसे मुख्य अक्ष ये है तो मुख्य अक्ष के होगा लंबवत, और कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो फोकस से गुजरने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, या हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जिस पर फोकस बिंदु पाया जाता है, यानी ये वाला तल। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आपके पास में कुछ ऐसे दर्शा सकता हूं मैं इसको, ये आपके पास वो तल है जिसके ऊपर फोकस बिंदु मिलता है, और फोकस तल जो है वो मुख्य अक्ष के क्या होता है, लंबवत। यानी ऐसी सतह आपके बन गई जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो इस तल पर हमें मिलेगा इसका फोकस बिंदु। तो ये अपने पास में 8 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने ये जाना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार की उसकी संरचना होती है। यहां पर आपके पास उत्तल का हो गया। यहां पर आपके पास अगर ये लिखा हुआ मिक्स हो रहा है तो आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस सभी डायग्राम और इसकी जो परिभाषाएं यहाँ पर हम लिखे हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाएगी। वहां से आप एक साथ नोट भी कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ राशियों के बारे में हमने जाना है, कुछ परिभाषाएं हमने समझी हैं जिनका कि आगे हम यूज करने वाले हैं, कि फोकस दूरी कौन सी होती है, फोकस बिंदु कौन सा होता है, पोल कहां पर होता है, वक्रता केंद्र कौन सा होता है, वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है, ये सब कुछ आज की क्लास में हमने समझा है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का अपना टॉपिक गोलीय दर्पण का। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इस गोलीय दर्पण से रिलेटेड चिन्ह परिपाटी नियम को, और साथ में जानेंगे हम यहाँ पर कि आपके इन मिरर से इमेज बनती कैसे है और किस प्रकार की प्राप्त होती है, वास्तविक या आभासी, उसको जानेंगे इससे आगे वाले भाग में। तो क्लियर अगर आपका टॉपिक हुआ है तो आप अपने अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। तो नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम यहाँ पर मिरर से संबंधित चिन्ह परिपाटी और इसकी इमेज। तब तक के लिए धन्यवाद।